संजीव सर से मिलने का मौका मिला है, जिसकी वजह से मैं अपनी भी लीगल डाउट्स हैं सब क्लियर कर सकती हूँ। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ये गुफ्तगू एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से जो एक लॉ का काफी अच्छा बेस बन सकता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लॉ में इंजरी वर्ड का यूज होता है, जो हमारे रिटन लॉज हैं उनमें भी, और जैसे टॉर्ट हो गया जो कि रिटन भी नहीं है उसमें भी यूज होता है। तो इस इंजरी का हम एक्चुअल मीनिंग कैसे निकालेंगे? इंजरी वर्ड का मीनिंग आपको आईपीसी की बहुत सारी सेक्शंस में लिखा हुआ मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा गया है इंजरी को। बट जब आप एक्चुअल मीनिंग उसका निकालना चाहें तो हमें जो डेफिनेशन इंजरी की आईपीसी में दी गई है उसी से मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो आईपीसी की सेक्शन 44 जब आप पढ़ेंगे तो वहां इंजरी वर्ड को डिफाइन किया गया है और इंजरी वर्ड को डिफाइन करते समय उन्होंने ये बोला है, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, in mind, in reputation or in property। ये जब डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो यही वर्ड वहां पे लिखे मिलेंगे। देखने को तो डेफिनेशन केवल 1.5 लाइन की है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है। जब आप एक एक वर्ड को देखें तो इसमें सबसे पहली शुरुआत होती है एनी हार्म, व्हाटएवर। इंजरी का एक्चुअल मीनिंग हार्म है और बाकी जितने भी वर्ड्स यहां पे यूज किए गए हैं सेक्शन 44 में वो सब इस हार्म के क्वालिफायर हैं। वो हार्म को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसी हार्म, किसको हार्म। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्म से पहले एनी वर्ड लिखा है और हार्म के बाद में व्हाटएवर वर्ड लिखा है। तो एनी हार्म व्हाटएवर, तो ये जो एक फ्रेज बनी एनी हार्म व्हाटएवर, इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये है कि हार्म में वो बहुत कुछ शामिल करना चाहते हैं, हार्म के एरिया को वो थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एनी लगाया, इसीलिए उन्होंने व्हाटएवर लगाया कि हार्म इतना सा हो, हार्म क्वांटिटी बहुत थोड़ी हो, हार्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, सारी हार्म उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। हार्म से अब अगला वर्ड आप देखें कि एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज्ड। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि भाई सारी हार्म इंजरी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कौन सी हार्म आएंगी इंजरी की कैटेगरी में? जो इलीगली कॉज्ड की गई होंगी, जो हार्म इलीगली की गई है। अब क्वेश्चन आता है कि इलीगली क्या होगा? तो इलीगली को तो डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी में, बट इलीगल को डिफाइन किया गया है। जब सेक्शन 43 आईपीसी आप देखते हैं तो वहां पे इलीगल वर्ड को डिफाइन किया गया है, उसी से हम मीनिंग निकाल सकते हैं इलीगली का। तो इलीगली का मतलब होता है the word illegal is applicable to everything which is an offense, everything which is prohibited by law, everything which furnishes the grounds for civil action। मीन्स इलीगल क्या क्या बातें होंगी, पता लगेगा कोई भी चीज इलीगल होगी जबकि वो चीज या तो ऑफेंस हो या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो या फिर वो चीज ऐसी हो कि उसके होने से सिविल एक्शन के ग्राउंड्स पैदा हो जाते हैं। तो वो सभी बातें इलीगल कहलाती। तो अब यहां पे ना 3 बातें यूज हुई हैं इलीगल के लिए। इलीगल एवरीथिंग, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इन दोनों वर्ड को लिखा है लेजिस्लेचर ने, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ कुछ अलग है और ऑफेंस कुछ अलग है। तो बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो हो बट ऑफेंस ना हो। ये तो पक्का है कि सारे ऑफेंस वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होते हैं, लेकिन सारी बातें जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होती हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑफेंस होंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो वहां पे एक बात दी गई है कि माइनर के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, वो शुरू से ही वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो मैं इसको साधारण शब्दों में बताऊं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, बट क्या ऑफेंस है? ऑफेंस क्या होगा?
उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी बातें ऑफेंस होंगी। तो इसी आईपीसी में सेक्शन 40 में लिखा गया है, मैं एक लाइन में समझाता हूँ, सेक्शन बहुत बड़ी है, मैंने पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, चाहे तो आप आई बटन में दे देता हूँ लिंक, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। एक लाइन में मैं बताना चाहूँ तो एवरीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ, जिस बात को लॉ ने पनिशेबल बताया हो, जिस बात के लिए कानून ने सजा का निर्धारण किया हो, वो ऑफेंस कहलाता है, वो अपराध कहलाता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो हैं, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं है उनके लिए, पनिशेबल नहीं है वो बातें। तो एग्जाम्पल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया गया वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ उसको मना करता है कि आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो हुआ, लेकिन अगर किसी ने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। इसीलिए ये वाली बात दूसरा पोर्शन की प्रोहिबिटेड बाय लॉ है अगर कोई चीज तो वो इलीगल होगी, और लेकिन ये ऑफेंस नहीं होगी। अब तीसरी बात है कि जो एवरीथिंग which furnishes grounds for civil action, ऐसी बातें जिनके होने से आप कोई सिविल सूट डाल सकते हो, जिनके होने से सिविल एक्शन के लिए कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाता है। तो तीसरी बात ये कि सिविल एक्शन होना तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ थी जरूरी नहीं है वो ऑफेंस। तो जो सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड्स देते हैं उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ए की प्रॉपर्टी है, वो लैंडलॉर्ड है, बी टेनेंट है जो ए की प्रॉपर्टी में रहने आया है किराए पे। तो ए ने और बी ने एक रेंट एग्रीमेंट कर लिया कि आप 3 महीने मेरी प्रॉपर्टी में रह लो और मुझे जो अमाउंट होगा रेंट का वो आप मुझे पे कर दें। तो रेंट एग्रीमेंट कितने महीने का हुआ? 3 महीने का। लेकिन अब 3 महीने के बाद उसने ना तो रेंट दिया और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को खाली किया। अब उसे रहते रहते हो गए वहां पे 6 महीने। तो 3 महीने के बाद वाला जो अगले 3 महीने का पोर्शन है वो क्या है? वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है क्या? वो तो एग्रीमेंट में है। वो प्रोहिबिटेड बाय एग्रीमेंट है, बट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है। बट जैसे ही वो 3 महीने और रहा एक्स्ट्रा, ये लैंडलॉर्ड उस पर सिविल केस कर सकता है उस अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए और रेंट लेने के लिए। तो इस एक्स्ट्रा 3 महीने के रहने से ग्राउंड्स मिल गए सिविल एक्शन के लिए, बट ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं था। हाँ, वो गवर्न्ड बाय लॉ है बट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, वो प्रोहिबिटेड बाय एग्रीमेंट है। तो तीनों बातें अलग अलग है। तो इलीगल को समझने के लिए इन तीनों बातों का समझना बहुत जरूरी है। तो लौट के फिर मैं इंजरी पे आता हूं। तो इंजरी में एनी हार्म हुआ, इलीगली कॉज्ड हुआ, टू एनी पर्सन होना चाहिए। अब वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे टू एनी पर्सन। तो अब पर्सन कौन होगा? अब पर्सन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। पर्सन की डेफिनेशन भी आईपीसी में सेक्शन 11 में दी गई है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैंने लिंक आपको आई बटन में दे दिया है, दर्शक देख सकते हैं। पर्सन को मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो पर्सन का मतलब है दोनों तरीके के पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। सेक्शन 11 इंक्लूसिव डेफिनेशन है और जिसमें ये कहा गया है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। तो ये बातें हैं जो सेक्शन 11 से बताती है कि वो पर्सन होगा। तो मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी बातें इंक्लूड्स करके सेक्शन 11 में लिखी गई हैं, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन। उन्होंने बताया इंक्लूसिव है क्योंकि नेचुरल पर्सन तो पर्सन में आएगा, तो इसलिए पर्सन की कैटेगरी में 2 लोग आएंगे, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। अब बात आती है इस पर्सन को क्या हुआ? हार्म हुआ। हार्म कितने तरीके से हुआ? तो इन बॉडी यानी इस पर्सन की बॉडी को हार्म हुआ, इन माइंड इस पर्सन के माइंड को हार्म हुआ, इन रेपुटेशन इस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हुआ, इन प्रॉपर्टी और या फिर इस पर्सन की प्रॉपर्टी को हार्म हुआ, तो वो इंजरी की कैटेगरी में आएगा। सीधे सीधे शब्दों में बात कहूं कि जब जब इंजरी वर्ड आपको आईपीसी में कहीं भी यूज हुआ मिलेगा
विदाउट एनी क्वालिफिकेशन केवल इंजरी मिलेगा, उसका मतलब है कि कोई भी हार्म जो इलीगली कॉज्ड किया गया था, किसी भी पर्सन को किया गया था, चाहे वो नेचुरल पर्सन था, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन था, अब उस पर्सन की चाहे तो बॉडी में हार्म किया गया था, चाहे माइंड में किया गया था, रेपुटेशन में किया गया था, या प्रॉपर्टी में किया गया था, तो जैसे ही इंजरी वर्ड आपके माइंड में आए तो इतनी बातें आपके माइंड में पिक्चर हो जानी चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन देखें आप, चलिए कंपनी के लिए आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या आर्टिफिशियल पर्सन की बॉडी होती है? नहीं। इसका मतलब जो इंजरी बॉडी वाला पार्ट है वो आर्टिफिशियल पर्सन के लिए नहीं है, वो केवल नेचुरल पर्सन के लिए। सिमिलरली क्या अगला हार्म था माइंड को, तो क्या आर्टिफिशियल पर्सन के माइंड होता है? नहीं होता। इसका मतलब माइंड वाली की जो इंजरी होगी वो भी आर्टिफिशियल पर्सन के लिए नहीं है, वो भी नेचुरल पर्सन के लिए है। तो बाकी जो बची दो प्रॉपर्टी की रेपुटेशन, क्या रेपुटेशन आर्टिफिशियल पर्सन की हो सकती है? यस, हो सकती है। कंपनी की एक अपनी रेपुटेशन होती है, तो रेपुटेशन और प्रॉपर्टी भी कंपनी की होती है। तो आर्टिफिशियल के लिए दो वाले पार्ट हैं केवल, कि एनी हार्म इलीगली कॉज्ड टू रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, और चारों तरीके की हार्म वो नेचुरल पर्सन के। तो ये है इंजरी। और एक और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, कि जब आईपीसी आप पढ़ेंगे और उसमें इंजरी वर्ड को सर्च मारेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे 38 सेक्शंस ऐसी हैं जहां पे इंजरी वर्ड का यूज हुआ है। और इंजरी वर्ड को समझने के लिए हमें हार्म समझना होता है, और जब आप हार्म वर्ड को सर्च मारेंगे, अब आईपीसी में जाकर देखें कौन कौन से सेक्शंस में हार्म लिखा हुआ है, तो वहां पे आप पाएंगे 23 सेक्शंस ऐसी हैं जहां पे हार्म वर्ड लिखा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 415 आईपीसी आप पढ़ें, आईपीसी में 415 जब आईपीसी आप पढ़ेंगे वहां पे चीटिंग की डेफिनेशन दी गई है, और चीटिंग की डेफिनेशन को जब आप लास्ट लाइन पढ़ें उसकी, टू हार्म दैट पर्सन, आप यूज हुआ है टू हार्म दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। एक बात बता, यही सारे वर्ड इंजरी की डेफिनेशन में यूज हुए थे, और यही सारे वर्ड इन्होंने यहाँ पे चीटिंग की डेफिनेशन में यूज कर दिए। जबकि सेक्शन 7 को आप पढ़ें ध्यान से, तो वो ये कहती है कि जब भी आपको अगर इंजरी कहनी हो तो उसको आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंजरी की डेफिनेशन में जो वर्ड लिखे हैं आप वहां सिंपल इंजरी लिख देंगे, मीनिंग वही निकाल लेंगे हम जो दे रखा है। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स रिपीट कर दिए गए, इंजरी नहीं लिखा। तो आप ध्यान देना, लेजिस्लेचर बड़ी ध्यान से, बड़ी रीजनिंग के साथ लॉ तैयार करता है। वहां उन्होंने इंटेंशनली इंजरी वर्ड का यूज नहीं किया है। इसका मतलब वहां पे ये जो वर्ड्स यूज हुए, जो इंजरी को डिफाइन करने के लिए यूज हुए थे, उनका मीनिंग इंजरी नहीं है। फिर वहां हार्म है, वहां हार्म है, सेम ऑब्जेक्टिव है, कॉज टू दैट पर्सन है, उस पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को है। बट उन्होंने इंजरी इसलिए नहीं लिखा कि इंजरी अगर लिख दिया होता उन्होंने तो यहां केवल हार्म इलीगली कॉज्ड रह जाता। True. लेकिन चीटिंग में वो चाहता है लेजिस्लेचर कि मैं हार्म के दायरे को बढ़ा दूं, तो वहां पे हार्म लीगली कॉज्ड हो या इलीगली कॉज्ड हो, वो दोनों हार्म 415 आईपीसी में इंक्लूड हैं। इसीलिए जानबूझ के उन्होंने इंजरी नहीं लिखा। अगर यहाँ इंजरी लिख दिया होता तो फिर केवल और केवल इलीगली कॉज्ड हार्म रह जाता। तो इस तरीके से अगर आप देखें इंजरी को, तो मुझे लगता है कि इंजरी के बारे में आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी, और जब भी आप आईपीसी में इंजरी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। इसी तरीके से मैं कंक्लूड करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये कि जहां पे केवल इंजरी वर्ड यूज हुआ और क्वालिफाई नहीं हो रखा, तो वहां पे मीनिंग वही निकालेंगे जो सेक्शन 44 में दिया गया है। अगर इंजरी लिखा है और उसको क्वालिफाई नहीं कर दिया है तो फिर सेक्शन 44 वाला मीनिंग नहीं निकालेंगे, वही मीनिंग निकालेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये था ऑल अबाउट इंजरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। दर्शकों को लगता है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करें, करें। कमेंट्स जरूर करें आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट है आप डाउट को कमेंट से जरूर पूछें। और अगर आपका फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, फेस टू फेस क्रॉस हाँ। क्वेश्चनिंग, अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां भी बात मेरे को कर सकते हैं। वैसे आप वीडियो कमेंट में लिखेंगे तो मैं फिर भी जवाब दूंगा। तो ऐसी और रोचक जानकारी के लिए हम मिलते रहेंगे संजीव सर से। सो थैंक यू सर। थैंक यू।